आज हम 13वें बिंदु की चर्चा करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा को पास करने के आधारभूत प्रकल्प क्या हो सकते हैं। आप स्टेप टू स्टेप अहेड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुभव के धरातल पे जो चीजें हमने सीखी हैं उसमें कई बातें हैं, कई पॉइंट्स हैं, कई पहलू हैं जिस पे आपको विचार करना है। जैसे पहली बात, परिमार्जित भाषा, आशय, शब्द की वर्तनी स्पेलिंग और वाक्य शुद्ध हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम यहीं पे ज्यादा डिफीट खा रहे हैं। अब अगर हम समग्र रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र का अवलोकन करें तो हमारे 50% विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो शब्द ही गलत लिखते हैं, उनका वाक्य संयोजन ही बेहतर नहीं है। निश्चित तौर पे ज्ञान होने के बावजूद भी अब ये तो परीक्षा में कहीं है नहीं। यहां इकार उकार का भेद ही खत्म है। बुरी बोलना है, बुरी बोलेंगे, वही लिखेंगे भी। ये बड़े लोगों की परीक्षा है, बड़े लोग आपकी कॉपी चेक करते हैं। तो यहां इन मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। मैं बहुत शुद्धतावादी नहीं हूं, किंतु मेरी मजबूरी यह है कि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो शुद्धतावादी हैं, वो इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। और अभी यह समस्या 2-4-6 साल रहेगी, तब तक तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा, हिंदी ही खत्म हो जाएगी। इस नाते संकल्प लें, इस पे मेहनत करें, अपने शब्द सही लिखें, वाक्य संयोजन आपका बेहतर हो तो काम बनेगा। इसके बाद 45% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी वर्तनी और वाक्य संयोजन तो ठीक है, उनके साथ समस्या है कि व्याकरणीय दोष उतना है, पंक्चुएशन जानते हैं, पूरा पेज खत्म हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप खड़ी पाई लगता है, बिंदी लगा दिए नहीं तो भी नहीं लगाया। अब आप जरा सोचो कि आपकी कॉपी में कामा है नहीं, अल्पविराम, फुल स्टॉप है नहीं, सिंगल कामा डबल कामा है नहीं, कोई विशेष पद आएगा तो सिंगल कामा में लिखोगे ना। कहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन की बात, प्रश्न, वो तो कहीं कुछ है ही नहीं। ध्यान रहे, कामा से इधर, कामा से उधर विधि विधान बदल जाते हैं, व्याख्याएं बदल जाती हैं, आप में तो कुछ नहीं है, सटल्ला मार के लिखते चले गए। यह भी कहीं नहीं, परीक्षा में इनका भी मूल्यांकन नहीं होगा। ले दे के 5% बचते हैं जो इन दोनों स्थितियों से ऊपर हैं, मजबूत हैं, वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। बट उनके अंदर एक भय घुस गया है, और भय यह कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन ही नहीं होगा। अभी लॉकडाउन में खाली रहे होंगे आप तो विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कहानी, तमाम अवरोधों संकटों से गुजरते उस बालक से कोई पूछता तो कहता है मुझे भय नहीं लगता है, और जब भय ही नहीं तो वे 5% लड़के जो रिजल्ट दे सकते हैं, जो हिंदी की गरिमा बढ़ा सकते हैं, हिंदी उनकी ऋणी रहेगी, वो भयभीत न हो। इस क्रम में 95% विद्यार्थियों की जिम्मेदारी कम नहीं होती। सुधारो अपनी हिंदी, सुधारो अपने वाक्य संयोजन, व्याकरण की थोड़ी किताबें पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो, अच्छे लिटरेचर पढ़ो, धीरे धीरे चीजें मजबूत हो जाएंगी। और 5% विद्यार्थी तो डरे ही नहीं, उनमें संभावना आगे 25% में कन्वर्ट होने की, और जैसे आप 25%, नई पीढ़ी आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, अन्य भारतीय भाषाओं की कदर भी इसी क्रम में होनी चाहिए। एक बार फिर हरिता कुमार पैदा हो, एक बार फिर फैजल साहब पैदा हो जो मातृभाषाओं को सम्मान दें, एक बार फिर दयानिधि पांडे का क्रम शुरू हो। आप कर सकते हो, भयभीत न रहें, अच्छी हिंदी आप लिख सकते हो, फिर हम भी तो हैं। नहीं तो वैसो ही हम जीवित जीवाश्म के रूप में है, लिविंग फॉसिल। जीएस का एक क्वेश्चन यहां बनेगा, साइकस नीटम वगैरह का,
ये सब लिविंग फॉसिल पौधे। हम भी चले जाएंगे 2, 4, 10, 20 साल, 50 साल में, तो खत्म हो गई बात। इसके पहले कि यह स्थिति आए, आप हिंदी में टाइप करने का उपक्रम शुरू कर दो, जो आप कर सकते हो। दूसरी बात, प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप उत्तर दिया जाए, जो पूछा गया है वही लिखा जाए, नथिंग मोर नथिंग लेस, आई मीन, न कम न ज्यादा। जैसे कल हमने मैंग्रोव वनस्पतियों की चर्चा की थी, काफ़ी, अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, कुछ बातें हम आपको बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन हाल में रेज हुआ कि IUCN समझते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संगठन ने भविष्य के लिए मैंग्रोव पर एक निवेशात्मक रणनीति बताई है, उनकी सुरक्षा संरक्षा का, उनके पारिस्थितिकीय संदर्भों का, कि भविष्य मैंग्रोवों का होगा, उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। अब इस पे क्वेश्चन बना, IUCN की दृष्टि में मैंग्रोव वनस्पतियां भविष्य के लिए निवेश होंगी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब निवेश शब्द यहां पे आ रहा है, निवेश इकोनॉमी का शब्द है, यानी कि निवेश इसलिए किया जाता है कि उत्पादन बढ़े, फैक्ट्रियां लगें, रोजगार के अवसर बढ़ें, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन मिटे और सबके बाद GDP बढ़े। तो अब जो उत्तर आपका होगा, प्रश्न की प्रकृति कहती है कि इकोनॉमिकल आंसर होगा। आप उसी में कि मैंग्रोव वनस्पतियां दलदली क्षेत्र में हैं, सागर तटवर्ती हैं, प्न्यूमेटोफोर्स है, ये सब नहीं चलेगा। फोकस्ड आंसर, टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट बात क्या है? IUCN कहता है कि ये ज्वार भाटा से, सुनामी से, अपरदन से हमारी रक्षा करते हैं, सागर तटवर्ती क्षेत्र की। IUCN आगे कहता है कि यह खनिजों के अजायब घर हैं, ये मेरा शब्द है, इनकी अपनी सीमा में खनिजों की प्रभुता है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये है, सल्फर है, मैंगनीज है, जिंक है, तांबा है, खूब ढेर सारे खनिज हैं। अजैविक तत्वों का बड़ा संग्रहण क्षेत्र है। इसके बाद तीसरी बात, यह जैव विविधता की शरण स्थली है। यहाँ पे बाघ भी हैं, यहाँ पे डॉल्फिन भी है, कुछ क्रस्टेशियंस भी हैं, मोलस्क भी हैं, सीपी, तमाम जीव जंतु, सबको सुरक्षा संरक्षाएं प्रदान करता है, इकोलॉजी चलाता है, मेंटेन करता है, इकोसिस्टम बनाता है। इसके बाद भूमि निर्माण में, शहद में, मोम में और कुछ एसिड्स के प्रोडक्शन में भी ये वनस्पतियां लाभकारी, जिनका आज आप चिकित्सा वगैरह तमाम चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। और सबके बाद ये समुद्र का रक्षक है, खासतौर पर भारत में अपने मद्रास के क्षेत्र। तो इन बिंदुओं के दृष्टिगत अगर इनका प्रोडक्शन बढ़े, ये सुरक्षित और संरक्षित रहें, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, सामाजिक आर्थिक असंतुलन मिटेगा, चीज़ें और आगे इन्हेंस करेंगी, हमारी GDP बढ़ेगी। इस नाते मैंग्रोव की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है, इनकी सुरक्षा संरक्षा करनी है। इनमें अगर वर्तमान में कुछ लगता है तो लगने दें, जिसका हमको बाद में काफ़ी लाभ होगा। वैसे भी आप आपदा के कालखंड है, कहीं निसर्ग आ रहा है, कहीं अम्फन आ रहा है, कहीं सुनामी, कहीं चक्रवात, तो हमको सुरक्षित रखें। जब हम ही नहीं रहेंगे तब। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के दृष्टिगत आप इसका आर्थिक मूल्यांकन करें, निवेश के संदर्भ मूल्यांकन करें, चाहे जो नहीं लिख सकते आप, तो जो पूछा गया है उसी के दृष्टिगत, और जितना पूछा गया है, जिन खंडों में पूछा गया है, सारे खंड आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए पूर्णता के साथ। तीसरा बिंदु, 10 आवश्यक बातें छूटती है तो छूट जाएं, एक भी अनावश्यक बात का समावेश। इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। देखें, मोस्टली 20 क्वेश्चन हैं,
180 मिनट टाइम है, तो एक पे आपको 9 मिनट समय मिलता है कंक्रीट रूप में, शुद्ध रूप में। लेकिन एक चीज और जान लें, आप कितना भी अच्छा कर लो तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही नहीं। और फिर जब बहुत अच्छी तैयारी होगी तो 12-13 क्वेश्चन ठीक से आएंगे, 3-4 100 आएंगे। तो सब कुछ लेकर के मुश्किल से 10-12 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा, 1-2 मिनट सोचना बाकी, यानी कि 10 मिनट में आपको 200 शब्द लिखना ही पड़ेगा। यहां अभ्यास महत्वपूर्ण रहेगा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप पता लगा कि मान लो आपने 12 क्वेश्चन अच्छा कर लिया, आपके पास कुछ ही टाइम बच रहे हैं, 2-3 और हो गए क्वेश्चन, कोशिश करके छोड़े नहीं, 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब उनके लिए कभी कभी हमें क्या लगता है कि हम कुछ भांस देंगे, दाएं बाएं लिख देंगे, कुछ नंबर, ऐसा यूपीएससी में नहीं होता। नंबर तभी मिलेगा जब वो सही होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर 2-2 बातें भी तर्कसंगत हो गई, यानी कि आगे की 3-4 प्रश्न मुश्किल से 7-8 मिनट में हो जाएंगे, तो अगर 2-2 बातें तर्कसंगत गई, विषय के अनुकूल गई, आवश्यक रूप में गई, अनावश्यक न रही, तो निश्चित माने 6-7 नंबर तो मिल ही जाएगा। यूपीएससी में 6-7 नंबर की बढ़त बड़ी बढ़त मानी जाती है। अनावश्यक एक भी बात, जितनी अनावश्यक बातें जाएंगी उतने कम में आपका मूल्यांकन होगा। यूपीएससी में अगर एक अनावश्यक बात लिखे तो समझ लो कि 1 नंबर कम हो गया। अगर 10 का प्रश्न है तब 9 में चेक होगा, 2 लिखे तो अब 8 में चेक होगा। ये सब चीज आप ध्यान रखें। केवल आवश्यक बातें, आई मीन रेलिवेंसी मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन। तार्किकता, जो तर्कसंगत होगा वही चलेगा। अब ये 3 महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब चौथी बात, तुलनात्मक परिपक्वता, कंपैरेटिव मैच्योरिटी। तुलनात्मक परिपक्वता से मेरा 2 अर्थ होता है कि आपके उत्तर अगल बगल के विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थियों से अच्छे लिखे गए हो, और उत्तर तुलनात्मक रूप में, जैसे मान लो अकबर की धार्मिक नीति आई, तो अकबर की धार्मिक नीति तो आप बताओ, अकबर की धार्मिक नीति की वर्तमान में प्रासंगिकता भी बताओ, किंतु अकबर की धार्मिक नीति की न्यूनाधिक तुलना बुद्ध से, जैन से, इधर उधर से वो भी करो। वस्तुतः यही आपको सापेक्षिक तौर पर, कंपैरेटिव तौर पर बेहतर विद्यार्थी बनाता है। अंक मिलने की गति और मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब गुणात्मकता पर ध्यान दें। तैयारी हो चुकी है, मात्रात्मकता पर अपेक्षित नहीं, बहुत सारा अब सेलेक्ट करो, मैटर की गुणवत्ता देखो, प्रश्न की मेरिट देखो, तदनुरूप आंसर करो। आई मीन क्वालिटेटिव अप्रोच इज मोर नेसेसरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, निश्चित समय सीमा में लिख करके अभ्यास। अगर हम आपके जीएस की बात करें तो निश्चित तौर पे आप समझो कि आपका जीएस का एक क्वेश्चन 9-10 मिनट मिलेगा, तो 9-10 मिनट में आप मोटा मोटी 10 मिनट में 200 शब्द लिखने की आदत डाल लें, जिससे आपका प्रश्न छूटे न, कम से कम जो आ रहा हो तो कतई नहीं छूटा। एक और बात, परीक्षा सामान्य है, सामान्य बन के रहें। मोक्ष प्राप्ति के साधन की परीक्षा यह नहीं है, न दुनिया पलट देने की परीक्षा है। रहेंगे तब भी आप विवेको विभूति ही। इस नाते बहुत सहज होके, सरल होकर के, नियमनिष्ठ, समयनिष्ठ अध्ययन करें। चयन आपकी प्रतीक्षा है। इस संदर्भ में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, इसे हाई स्कूल के मेंस के रूप में देखें। वही भय, वही जिजीविषा। भय सदा और सर्वदा बुरा नहीं होता है, कभी कभी भय होना चाहिए। आप महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन और कर्ण के युद्ध की बात होती है तो उस दिन अर्जुन अपने गांडीव की सफाई सुथराई को ज्यादा करते हैं। तो कोई महोदय बोलते हैं कि क्यों पार्थ भयभीत हो क्या?
पार्थ ने कहा कि भयभीत होने का प्रश्न तो नहीं है, किंतु अगर चौकन्नापन खत्म हुआ, भय व्यक्ति को चौकन्ना बनाता है और चौकन्नापन खत्म हुआ तो देश से भटक सकते हैं। अब वैसे भी कर्ण कोई हल्का फुल्का योद्धा तो है नहीं। ऐसे है आपकी परीक्षा, थोड़ा सा भय लाए, कक्षा 10 वाला, वहां आपने टॉप किया था, यहां भी आप टॉप करेंगे। यह महत्वपूर्ण सुझाव हैं इस परीक्षा को पास करने के। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहला प्रश्न, इससे भी बचना है। नंबर 1, कि आप खूब बढ़िया से 3-4 बार पढ़ के अधिकतर नोट्स बनाए हैं? नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, क्या आप प्रश्न बनाकर अभ्यास करते हैं? अगर यहां पे ऑप्शनल मुद्दा हो तो 5 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, लगभग 36 मिनट समय होंगे, तो निश्चित समय सीमा में लिखकर अभ्यास करें, ये आपको ज्यादा लाभकारी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप नियमित 7-8 घंटा पढ़ते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप प्रतिदिन 1 घंटा मनन चिंतन करके 1 पेज का लेखन करते हैं? अगला प्रश्न, कहीं आप अति आत्मविश्वास, मानसिक अयासी, चौराहेबाजी, इधर उधर की गतिविधियों में संलग्न तो नहीं है? यद्यपि सब आप में होगा ही नहीं। दूसरे अर्थों में से ऐसो भी कह सकते हैं, या इस तरीके से कहें कि कहीं आप अति आत्मविश्वास और उत्फुल्लता के शिकार तो नहीं है? भगवान सी, अरे हो जाएगा यार, कोई डर नहीं, पढ़ तो लिए। यह भी नहीं चलेगा, लेकिन हीन भावना भी नहीं चलेगी। एक संतुलन। इकबाल नारायण अपने बैच के टॉपर 2000-2001 का, उन्होंने कहा कि हमने हर प्रश्न का उत्तर मध्य मार्ग ही दिया। वैसे भी लौकिक जगत का मध्यम मार्ग सच है, यथार्थ है, इसका कोई विकल्प नहीं। इस तरीके से इन्फीरियरिटी फटकने न दें और सुपीरियरिटी से दूर रहें। काम बन रहा है, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कितना सहज रहते हैं आप, यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। सहसा जीवन का गुण है, अभिप्रेत है, यही लक्ष्य है, यही दर्शन है। सहज और सरल भाषा में अपनी बातें कहें। अभिप्राय ये न हो कि शब्द गलत लिखें, पंक्चुएट न करें, ये वो न करें। नेक्स्ट पॉइंट, कितना अपनी जड़ों से जुड़े हुए आप। जड़ों से जुड़ाव का अर्थ हम पहले आपको बता चुके हैं, ये बड़ा काम आता है निबंध लिखते समय, जीएस लिखते समय, अपनी बात कहते समय, इंटरव्यू, इसे कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होता है। जड़ों से जुड़ाव के दोहरे अर्थ हमने बताए थे, एक तो अपनी वंश वृक्षावली से और एक अपनी पादपजात वनस्पतियों से, प्रकृति से। अगर यह बातें सकारात्मक रूप से आपके संदर्भ में जाती हैं तो मान लो भैया चयन तो तय है। अब हम सफलता के 3 मूल मंत्र बताते हैं आपको। पहला, आप जैसा कोई नहीं है, इसे आप माने सकारात्मक रूप में। हमारी संस्कृति नर से नारायण बनने का पाठ पढ़ाती है। आप अद्वितीय हो। देखा, सरल अर्थों में इसकी व्याख्या, देखा किसी को अपने जैसा तो अद्वितीय तो हो ही। अब पीछे बताई गई बातों के धरातल पे अपनी अद्वितीयता को स्वरूप दें, महत्व दें, मान दें, वक्त आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आज का काल कल पर न छोड़ें। आखिर कबीर इसी नाते तो महत्वपूर्ण है। ये हिंदी लिटरेचर में आपसे क्वेश्चन पूछा, काल करे सो आज कर, ये तो कभी करें ही ना। आज का काम आज ही की डेट में निपटा दें। नेहरू जी क्या कहा, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने के पहले मीलों दूर जाना है। सरलीकरण है कि आज का काम आज निपटा देना है। जहां होंगे कबीर भी खुश होंगे, नेहरू भी खुश होंगे, और ऐसी तमाम महान विभूतियां खुश होंगी, क्योंकि उनके बताए पद चिन्हों पर, रास्तों पर आप चल रहे हैं। एक अपने बारे में अपना महत्व इंगित करते हुए आपको बताते हैं, क्योंकि आदमी मैं ठीक हूँ, त्रुटियां हम पे नहीं हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भरोसे लायक हूँ, एकदम भरोसे लायक। मेरे अनुरूप चले, मेरा अनुसरण करें, चैन हो जाए।
तो इतनी बातें हमको आपको बतानी हैं। यह मुख्य परीक्षा के लिए आधारिक रहेंगी, बेसिक रहेंगी। आप जैसे कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लें मुख्य परीक्षा में जो पूछे जाएंगे। जैसे अभी हमने पहले बता दिया कि IUCN की दृष्टि में मैंग्रोव भविष्य के निवेश हैं, चर्चा कीजिए। या तमाम प्रयासों के बावजूद में भारत में प्रभावी विपक्ष की निर्मित नहीं हो पाई है, तो ऐसा क्यों है, इनके कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। या क्वेश्चन कभी पूछ उन परिवर्तनकारी कारकों का उल्लेख करें, जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करें, जिसके नाते उन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा हो रही है जहाँ कम वर्षा होनी चाहिए। उसी में कुछ हल्ला लगा दें कि भैंसा दलदली क्षेत्र क्यों सिकुड़ रहा सुंदरबन का, तो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन निकल गया। उसी में आप कल्चर हिस्ट्री का जैसे क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संस्कृति अपने अधुनातन रूप में है, इसके बावजूद भी तमाम विसंगतियाँ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अपहरण, डकैती, बलवा। आज आपने देखा कानपुर में एक घटना हुई जिसमें एक हिस्ट्री सीटर बदमाश ने 8 पुलिसकर्मियों को, तो आखिर इन सबके अगर भारतीय संस्कृति अधुनातन है तो यह स्वरूप भ्रष्ट कैसे हो गई? इसके क्या मुख्य कारण हैं? ऐसे प्रश्न बना के प्रश्नों की चर्चा करें, चीजें फिर धीरे धीरे बनती चली जाएं। कोई पोलिटी का क्वेश्चन निकाल लें। संवैधानिक निर्वचन से आप क्या समझते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक निर्वचन के क्या क्या तरीके बताए गए हैं, संवैधानिक गतिशीलता क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पोलिटी से निकाल लें, इकोनॉमी से निकाल लें, कहीं से निकाल लो क्वेश्चन, फिर आप उनके आंसर करें। धीरे धीरे आप मजबूत होते जाएंगे। स्वतंत्र चिंतक के रूप में बताएं कि कैसा लग रहा आपको। या राजस्थान के जैसलमेर जिले में आपकी पोस्टिंग हो गई है, प्राकृतिक आपदा का कोई संदर्भ आता है तो समस्या से निपटने के लिए आप क्या प्रभाव उपाय करेंगे। समस्याएं दीर्घकालिक रूप में समाधान हो जाए, उनका सोल्यूशन हो, सरकार को एक प्रोजेक्ट बना के भेजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतनी चर्चाओं के बाद स्पष्ट हो जो परीक्षा सरल है, आप पास कर सकते हैं। आप पहले हमारा कहना माने, हम आपका कहना मानेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे जहां हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनाने की कला तथा उत्तर लेखन की तकनीक बताएंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। अनंत शुभकामनाएं।